हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस पैट्रिक्स। तो आज के वीडियो में मज़ा आने वाला है क्योंकि हमको बनाने में मज़ा आया। टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हॉट है, तो इस पर थोड़ा टेक्निकली डाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि हम करने वाले हैं। तो जैसे जैसे लॉन्ग रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स निकल कर सामने आ रही हैं, वैसे वैसे सवाल उठ रहे हैं कि इतनी लॉन्ग रेंज में मिसाइल को गाइडेंस कैसे मिलेगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट के फायर कंट्रोल रडार की रेंज लिमिटेशंस हैं। क्योंकि आप एक सर्टेन साइज़ का ही रडार यहाँ पर लगा सकते हैं, सर्टेन पावर ही दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडर्न AESC रडार है ये 200 से 250 किलोमीटर की मैक्स रेंज तक देख सकते हैं, लेकिन मिसाइल्स अब आ रही हैं 300 प्लस किलोमीटर्स की। इवन अस्त्र मार्क 3 जैसी जो मिसाइल होगी उसके लिए रेंज कही जा रही है कि 350 प्लस किलोमीटर की होगी। और अभी भी मैक्सिमम जो AESC रडार के साथ एयरक्राफ्ट आ रहे हैं वो फाइटर साइज प्लेटफॉर्म्स को 100 से 150 किलोमीटर की रेंज में ही डिटेक्ट कर पाते हैं। वहीं पर मिसाइल के लिए रेंज कही जाती है कि 200 से 250 किलोमीटर्स की है। तो इनको गाइडेंस कैसे प्रोवाइड कराई जाएगी इतनी लॉन्ग रेंज में, इसको लेकर थ्योरी आती है एवैक्स के थ्रू ये चीज़ करी जा सकती है। इवन पाकिस्तान में ये बहुत कुछ कहा जाता है और ये ऑफिशियली कहते हैं कि इन्होंने किल वेब बनाया था रफाल को शूट डाउन करने के लिए, जिसके अंतर्गत J-10 का इस्तेमाल करके इन्होंने 200 किलोमीटर की रेंज में शूट डाउन किया था PL-15 मिसाइल के थ्रू। और ये चीज़ हुई थी एवैक्स के गाइडेंस की वजह से, यानी कि मिसाइल को लॉन्च J-10 ने किया पर गाइडेंस एवैक्स ने प्रोवाइड कराया था जब तक वो टारगेट की तरफ पहुंचा और उसे हिट कर पाया। तो इसको लेकर रेंज क्लेम होने लगी PL-15 की 200 किलोमीटर की, जहां पर सक्सेसफुल किल इसने अचीव किया है। हमने उस समय भी कहा था ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आज हम टेक्निकली समझेंगे ये चीज़ क्यों पॉसिबल नहीं है और इस प्रोपेगेंडा को बस्ट करेंगे। तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं ये ऐसा नहीं है कि अब जाकर एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर रही हैं, ये पहले से भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन लॉन्ग रेंज में हिट प्रोबेबिलिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाती थी। तो AIM-54 फिनिक्स जैसी मिसाइल्स एग्जिस्ट करती थी जो कि F-14 टॉमकैट जैसे एयरक्राफ्ट फायर करने में सक्षम होते थे, जिनके लिए रेंज 150 प्लस किलोमीटर की बताई जाती थी कि ये टारगेट्स को 150 किलोमीटर में इंटरसेप्ट कर सकती हैं। कई केसेस में रेंज 190 प्लस किलोमीटर की भी क्लेम करी गई। तो उस टाइम एयरक्राफ्ट में मैकेनिकल रडार भी हुआ करते थे। F-14 टॉमकैट जो इन मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम था वो खुद यूज़ करता था AN/AWG-9 रडार, जो कि फ्यूचर में चेंज हुआ AN/APG-71 में। और इन रडार्स के साथ कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा रेंज मिलती है, ये अराउंड 150 से 200 किलोमीटर की रेंज वाले रडार्स है और फाइटर एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकते हैं। पर रियलिस्टिकली आप 90 से 100 किलोमीटर तक मानकर चलिए फाइटर ट्रैकिंग हो पाती थी मिसाइल गाइडेंस के लिए। और मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज है ये आउट रेंज करती थी रडार की रेंज को। तो जब तक एयरक्राफ्ट का रडार टारगेट को एलिमिनेट करके मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड करा पाता था, तब तक मिसाइल फॉलो करती थी उस पाथ को पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट के लिए। लेकिन जब उस पॉइंट से आगे मिसाइल को टारगेट की तरफ आगे बढ़ना पड़ता था तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से जो पॉसिबल टारगेट की लोकेशन थी वहाँ तक मिसाइल जाती थी और फिर खुद के सीकर को यूज़ करते हुए टारगेट को ढूंढती थी और उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करती थी। और फिर सीकर की जो रेंज होती थी ये 18 से 35 किलोमीटर के अप्रॉक्स की होती थी। तो ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट काफ़ी ज़्यादा अनरिलायबल थी लॉन्ग रेंजेस के लिए। इसलिए ये पाया गया कि इतनी लॉन्ग रेंजेस के लिए ये मिसाइल कैपेबल नहीं है और बाद में एयरक्राफ्ट के साथ साथ ये मिसाइल रिटायर हो गई और US नेवी ने इसको रिटेन नहीं किया। लेकिन समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली और अब हम आगे बढ़ रहे हैं एवैक्स गाइडेड मिसाइल्स की तरफ, जहां पर लिटरली एवैक्स मिसाइल्स को गाइड कर पाते हैं और यहाँ भी लीड US नेवी ने ही ली है। तो जो कहा जाता है कि एस बैंड की फ्रिक्वेंसी में ज़्यादातर एवैक्स काम करते हैं, जिसकी वजह से टारगेट रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है जैसा कि आपको एक्स बैंड के साथ मिल जाता है, इसलिए ये सुटेबल नहीं है टारगेट की तरफ मिसाइल को गाइड करने के लिए। वो कभी बड़ा इशू था ही नहीं। रडार को प्रोसेस करके रिजोल्यूशन इम्प्रूव करते हुए मिसाइल गाइड कर सकते हैं, ये हम आगे प्रूव करेंगे, क्योंकि मिसाइल के खुद के सीकर इतना पावरफुल हो गए हैं कि वो ईजिली 18 से 35 किलोमीटर तक टारगेट्स को देख सकते हैं। तो वो रिजोल्यूशन की वजह से इशू नहीं आता है। मिसाइल पिटबुल जा सकती है अपने खुद सीकर पर एस बैंड से गाइडेंस लेने के बावजूद भी। तो परेशानी टारगेट रिजोल्यूशन से ज़्यादा डेटा लिंक की थी। आपको मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड करानी है जो कि मैक 4 की स्पीड पर जा रही है। आपको कंटिन्यूसली एक्यूरेट डेटा फीड करना है मिसाइल को और कोर्स करेक्शन मिसाइल ताकि करते रहे टारगेट के पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन को समझते हुए, वो भी लॉन्ग रेंजेस में। तो हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट और लो लेटेंसी यहाँ पर की फैक्टर है, जो कि पहले के डेटा लिंक्स में नहीं होते थे। साथ ही साथ पहले मिसाइल्स में भी 2 वे डेटा लिंक नहीं आता था, क्योंकि पहले के डेटा लिंक ट्रांसमिट और रिसीवर को
लगाने के लिए जो मिसाइल का साइज़ है वो सफिशेंट नहीं था, साथ में वज़न भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि एडवांस हुए हैं तो छोटे साइज़ में ही आप यहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लगा सकते हैं बिना सिग्निफिकेंट वेट ऐड किए हुए मिसाइल पर। तो आज की टेक्नोलॉजी ये इनेबल करती है, पास्ट में ऐसा नहीं था। साथ में जो पहले के डेटा लिंक्स थे वो मिसाइल गाइड नहीं कर सकते, और ये चीज़ हम डिटेल में समझाएंगे। तो जो पहले डेटा लिंक इस्तेमाल किए जाते थे सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए, जो कि फ्रेंडलीज और एनिमीज़ की पोजीशन बताते थे, इनको टैक्टिकल डेटा लिंक कहा जाता है। तो जो लिंक 16 यूएस द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो पाकिस्तान द्वारा लिंक 17 यूज़ किया जाता है, ये टैक्टिकल डेटा लिंक है। बेसिकली ये अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है इसे TDMA यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहा जाता है। तो ये 960 से 1215 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, कैपेबल होते हैं। जैम रेजिस्टेंस भी होता है इनका अच्छा खासा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रम में, और ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी जो है ये थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेकेंड चेंज करते हैं, जिसकी वजह से ये पास्ट में काफ़ी एक्यूरेट माने जाते थे। पर इनके रिसीवर्स और ट्रांसमीटर्स जो हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ के होते थे, जिसकी वजह से इनको वेपन्स में लगाने के लिए सूटेबल नहीं माना जाता था। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली लिंक 16 की बात कर रहे हैं, जिस पर लिंक 17 बेस्ड है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल करती है। तो सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए ये काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र रेट, लेटेंसी रेट इतना अच्छा नहीं है कि आप मैक 4 में ट्रैवल कर रही मिसाइल को मिड कोर्स अपडेट प्रोवाइड करा पाए। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वेपन डेटा लिंक्स को। तो वेपन डेटा लिंक में लेटेंसी रेट बहुत लो है। ये अपर UHF फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ये एस बैंड, एल बैंड, इवन एक्स बैंड में भी काम करते हैं, और ये वेपन में भी लग जाते हैं। तो हमारी जो अस्त्र मार्क 1 है ये शुरुआत से ही 2 वे डेटा लिंक का इस्तेमाल करती है। इवन AMRAAM के D वेरिएंट से आपको 2 वे डेटा लिंक दिखेंगे, जो कि पाकिस्तान द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले C5 वेरिएंट में नहीं है। तो उसमें भी आपको वेपन डेटा लिंक मिलेगा। इवन मॉडर्न AES रडार में ही आपका वेपन डेटा लिंक इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से लॉन्ग रेंज मिसाइल गाइडेंस जो है एयरक्राफ्ट क्वाइटली अपने साइड लोब्स को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, जिसकी वजह से टारगेट को मिसाइल की वार्निंग जल्दी मिलेगी नहीं। तो अगर आपको एवैक्स यूज़ करके टारगेट को हिट कर रहा है तो आपको वेपन डेटा लिंक चाहिए। साथ में जो रडार है एवैक्स का ये AES से होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर डिजिटल प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होगी क्लियर टारगेट पिक्चर के लिए, क्योंकि एस बैंड जैसे कि हमने बताया रिजोल्यूशन बहुत अच्छा नहीं मिलता है। तो एग्जांपल के तौर पर US नेवी द्वारा E2D हॉकाई को इस्तेमाल किया जाता है टारगेट एलिमिनेशन के लिए, और ये पूरी तरीके से कैपेबल हैं एक फाइटर द्वारा फायर करी गई मिसाइल को टारगेट तक गाइड करने के लिए। तो US नेवी द्वारा एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम बनाया गया है जिसे NIFC CA कहा जाता है। NIFC यानी कि नेवल इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल, और CA का मतलब काउंटर एयर। तो यहाँ पर जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसकी एयर टू एयर स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए एवैक्स का इस्तेमाल करते हुए, चाहे कोई डिस्ट्रॉयर सरफेस टू एयर मिसाइल फायर करे या फिर कोई एयरक्राफ्ट एयर टू एयर मिसाइल फायर करे, गाइडेंस प्रोवाइड करा पाए एवैक्स लॉन्ग रेंज टारगेट्स को टेक डाउन करने के लिए। तो ये CEC नेटवर्क जो है ये रियल टाइम सेंसर फ्यूजन नेटवर्क है, जो कि रॉ अनफिल्टर्ड रेडार मेजरमेंट को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लेकर आता है, को फ्यूज करता है और कोऑपरेटिव एंगेजमेंट प्रोसेसिंग करके एक टारगेट पिक्चर बनाता है। तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें जो मेन सेंसर नोड है ये आपका E2D एडवांस्ड हॉकाई है, जो कि AES से रडार को यूज़ करता है, जो कि S बैंड की फ्रिक्वेंसी को यूज़ करता है। कहा जाता है कि ये स्टेल्दी टारगेट्स को भी देख सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एवैक्स डेटा है उससे हाईली प्रोसेस किया जाता है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए। स्टैप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यानी कि स्पेस टाइम एडेप्टिव प्रोसेसिंग। साथ में सॉलिड स्टेट डिजिटल प्रोसेसिंग भी यहाँ पर करी जाती है, ताकि एक्यूरेट पिक्चर आ सके जो कि सफिशेंट हो एक मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड कराने के लिए। फिर यहाँ पर जो मिसाइल इस्तेमाल करी जाती है ये AIM-120D वेरिएंट है AMRAAM का, जो कि पूरी AMRAAM फैमिली में पहली AMRAAM है जो कि 2 वे डेटा लिंक के साथ आती है। तो बेसिकली एवैक्स जो है इसको गाइड कर ही सकता है, साथ ही साथ ये मिसाइल भी अपना डेटा फीड करती रहती है एवैक्स में, जिसके अंतर्गत कितना फ्यूल बचा है, मिसाइल की क्या एनर्जी है, ये पता लगता रहता है, जिससे प्रॉपर डेटा प्रोसेसिंग हो पाती है कि टारगेट हिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर ऐसा कौन सा इंटरसेप्शन पाथ चूज़ किया जाए जो कि सबसे डिज़ायरेबल हो इंटरसेप्शन के लिए डेटा को देखते हुए। तो ये चीज़ इन मिसाइल्स के साथ पॉसिबल होती है, और इस चीज़ को लीड यूरोप कर रहा है। यहाँ पर जो स्वीडिश
साब के 340 एरियाज़ हैं और मीटियोर मिसाइलें जो कि ग्रिपेन द्वारा फायर करी जाती हैं, उसके साथ भी ये चीज़ आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। मीटियोर मिसाइल को शुरुआत से इसी चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ग्रिपेन अगर मीटियोर फायर कर रहा है तो वो अपना बिना रडार ऑन किए भी एवैक्स की मदद से टारगेट को मिसाइल हिट कर सकता है, कंप्लीटली साइलेंट रहते हुए। और यही चीज़ पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने अचीव करी है J-10 को इस्तेमाल करते हुए और एरिया के एक वेरिएंट को इस्तेमाल करते हुए, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर झूठ इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि J-10 एक चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है, PL-15 एक चाइनीज़ मिसाइल है और आपका साब एरियाई एक स्वीडिश एवैक्स है। तो यहाँ पर डेटा लिंक कॉमनैलिटी नहीं आती है। जो डेटा लिंक कॉमनैलिटी है, अगर हम मान लें कि लिंक 17 जो है ये इन्होंने एरिया में लगा रखा है और J-10 में लगा रखा है, तो वो टैक्टिकल डेटा लिंक की है, वेपन डेटा लिंक की नहीं है। और फिर अगर आप दूसरा आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं और कहते हैं कि चाइनीज़ डेटा लिंक का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और ZDK-03 एवैक्स द्वारा मिसाइल को गाइड किया गया था, तो ZDK-03 के रिटायरमेंट की रिपोर्ट 2024 में मिलती है। तो वहाँ पर एयरक्राफ्ट के अवेलेबिलिटी रेट को लेकर सवाल उठते थे और कहा जाता है मजबूरी में पाकिस्तान को इसे रिटायर करना पड़ा और उनके रिप्लेसमेंट को देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत एरियाई के ही नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर इसके AES से होने पर भी डाउट्स हैं। कुछ रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि ये AES से रडार था, कुछ रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि यहाँ पर PES से एंटीना को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक मैकेनिकल डोम यहाँ पर दिया गया है जो कि मूव करता है। AES में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो वहाँ पर आपको डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं मिलेगी एक मिसाइल को टारगेट तक गाइड करने की। ये चीज़ नए चाइनीज़ KLJ-500 एवैक्स के साथ डेफिनेटली मिलेगी, पर ZDK-03 के साथ नहीं। तो पाकिस्तान ने PL-15 के साथ किल चेन यूज़ करते हुए 200 किलोमीटर की रेंज के ऊपर टारगेट हिट किया है। इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगेन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट एक और आता है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट वेरिएंट्स का इस्तेमाल किया था PL-15 के, जिसका कंफर्मेशन चाइना ने खुद दिया है, जहाँ पर मैक्सिमम रेंज 145 किलोमीटर की होती है। ये चीज़ चाइना द्वारा खुद कही गई है। बाकी बात करें इंडिया की, तो क्या इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है? तो इंडिया द्वारा BNet SDR का इस्तेमाल किया जाता है। BNet SDR की बात करें तो उसकी फैमिली में आपको वेपन डेटा लिंक्स मिल जाते हैं, जिसके अंतर्गत ग्लोबल लिंक आर्किटेक्चर में ये चीज़ प्रूव करी गई है। हमारे द्वारा जो एवैक्स इस्तेमाल किया जाता है ये इजरायली ELW-2090 ही है, जिसको फैल्कन एवैक्स कहते हैं। ये एक AES से रडार है, इजरायली ओरिजिन का ही है। साथ में यहाँ पर जो मिसाइल हैं जो कि अस्त्र हैं, इस केस में ये हमारी खुद की है, तो कोई तीसरा यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। सेम चीज़ जब हमने नेत्र एवैक्स की बात करते हैं वहाँ भी है। तो ये चीज़ अचीव करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। इवन अस्त्र मिसाइल के साथ कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट को हम प्रूव कर चुके हैं। एवैक्स के साथ ये चीज़ करना बाकी है, जिस पर काम किया जा रहा है। BNet SDR एक काफ़ी कैपेबल SDR है। ये खाली टैक्टिकल डेटा लिंक नहीं है, ये S बैंड और L बैंड की फ्रीक्वेंसी पर भी काम करता है। हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट, लो लेटेंसी इसको सुटेबल बनाते हैं वेपन डेटा लिंक की तरह एक्ट करने के लिए भी। तो ग्लोबल लिंक आर्किटेक्चर के अंतर्गत ये चीज़ प्रूव भी करी जा चुकी है। तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी होगी, हम एवैक्स के थ्रू मिसाइल गाइड कर पाएंगे। पाकिस्तान के पास ये अभी नहीं है। अगर ये KLJ-500 एवैक्स ले लेते हैं तो उसके साथ डेफिनेटली इनको मिल जाएगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।